जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, बेहतर, जबरदस्त, जिंदाबाद हैं और आप सभी अपनी तैयारी पढ़ाई में एक अच्छे और बेहतर वाले अंदाज में जुटे हुए हैं। पूरी उम्मीद है कि जैसे मैंने आप सभी को एक चीज़ बताई है कि आपको हर दिन सोने से पहले रिवीजन करना है, निश्चित तौर पर आप उस चीज़ को कर रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको अब तक ये चीज़ 2-3 बार बोल चुका हूँ, आपको समझ में भी आ गई होगी कि देखिए हमारे पास हम पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन याद करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो कि फिर हमारे लिए दिक्कत करेगा। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम रिवाइज़ करते रहें। अच्छा, हर दिन मैं आपसे एक सवाल पूछूँगा ही, तो आज आप मुझे बताइए, क्वेश्चन है आप सभी से कि एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं? और ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं, 10 की पावर +12, 10 की पावर -12, 10 की पावर +15 या 10 की पावर -15। इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए। आपको खुद एक रियलाइजेशन होगी कि आपने रिवीजन किया है या नहीं किया है। जिन्होंने रिवीजन किया है, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, याद क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। जिन्होंने नहीं किया, उनको क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा। यहीं से आप पता लगा पाएंगे आप पढ़ाई के किस ट्रैक पर हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी, बिल्कुल, आज बहुत अच्छा दिन है और शिवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएँ। भगवान भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा बनाए रखें सभी पर। तो वैसे तो अधिकतम साथियों का ठीक ही है, 90-95% और भी मैं तो कहूँ 96-97% सभी साथियों का सही है, लेकिन कुछ साथी उस चीज़ में कन्फ्यूज़ हैं, जो पेपर में लिखी मिलती है हमें और जिसको मैंने यहाँ कन्फ्यूज़न के लिए ही दिया भी था। और वो चीज़ है आपकी ऑप्शन ए। कुछ साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं, कुछ साथी, वैसे बहुत कम है ऐसी संख्या, सभी का उत्तर ठीक ही है। तो वैसे तो क्लास में याद हो जाती है ये चीज़ें, आपने रिवीजन नहीं भी किया होगा तो भी आपको याद आ रहा होगा, बट फिर भी कुछ साथी ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कन्फ्यूज़न बना रहेगा। भैया जी 10 की पावर, अब आपको पता है बस 12 होता है, पिको का मतलब 12 है। ये याद नहीं है कि प्लस है या माइनस है, भाई वो माइनस होता है, ठीक है? प्लस 12 नहीं होता है, प्लस नहीं होता है, वो माइनस होता है, याद रखेंगे। चलिए जी, तो कल हमने शुरू किया था चैप्टर आपका मेजरमेंट यानी कि मात्रक, और मात्रक में हमने देखी घातें, पावर्स। फिर हमने ये देखा कि घातों से कैसे-कैसे डायरेक्ट सवाल बनते हैं। अब देखते हैं घातों से इनडायरेक्टली कैसे सवाल बनते हैं, घुमा फिरा कर किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, घातों का इस्तेमाल किया जाता है कुछ बहुत बड़ी दूरियों को मापने के लिए। तो हेडिंग डालेंगे आप, बड़ी दूरियां, यानी कि लार्ज डिस्टेंसेज। लार्ज डिस्टेंसेज, बड़ी दूरियां। और बड़ी दूरियों में शामिल है, सबसे पहले एक दूरी होती है आपकी जिसका नाम है, एक मात्रक है जिसका नाम है खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब है एयू, इसको हम शॉर्ट में एयू लिखते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? देखिए, सूर्य से लेकर पृथ्वी के जो बीच की दूरी है, इसको हम एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। जितनी भी दूरी है उसको हमने एक खगोलीय मात्रक कहा। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है सूर्य से या सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी। सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। इसको हम खगोलीय मात्रक बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये होता क्या है? देखो, जैसे अगर मान लो आपका भाई आपसे पूछे, छोटा भाई पूछे कि भैया यार सूर्य से लेकर पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो आप उसे बताने बैठ गए। आपने कहा अरे यार छोटे, तो यूं भी ना बताओ, ले ये इतनी है, आ, ये इतनी है। वो कहेगा भैया यूं कितनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, 10 अरब, तुम भी भूल जाओगे इसके बाद में। तो जनरल कन्वेंशन में ऐसे कहना उचित नहीं होता है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी दूरियों को इस तरह से कहना उचित नहीं होता है। तो हम क्या कहते हैं कि देख भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पावर है ना, तो यहाँ तक हम 1.49 लिख के और 10 की घात 11 कह देंगे। मतलब जितने अंकों के बाद हमने दशमलव लगाया उतने सभी अंकों को पावर में लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 अंकों के बाद हमने दशमलव लगाया, इसलिए हमने लिख दिया 1.49 गुणा 10 की पावर 11। तो 10 की पावर में कहने का ये मतलब होता है, अब इजीली आप एक दूसरे को समझा सकते हैं। तो ये दूरी कितनी होती है? ये होती है भैया 1.49 गुणा 10 की पावर -11। तो सवाल आता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है, ये 1.49 गुणा 10 की घात -11 मीटर होती है। करो एक बात हम सब, हाँ जी भैया मुझे ये बात समझ में आ गई कि जो बड़ी दूरियां हैं उनको हम किस में मापते हैं? बड़ी दूरियों को खगोलीय मात्रक में मापते हैं। एक यूनिट हमारे पास ये हो गई। एक दूसरी यूनिट और होती है, पहले इसके लिए आप हम सब करिए, फिर हम आगे चलेंगे। अब तुमने और ये मेरे ऊपर नया नामकरण रखा है, डोरेमोन सर क्या पढ़ाते हो, मजा आ जाता है। चलो ठीक है, अब देखो दूसरी यूनिट क्या होती है। दूसरी यूनिट है, एक यूनिट आती है आपकी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर, और लाइट ईयर को हम एल वाई से लिखते हैं। लाइट ईयर क्या होती है भाई? लाइट ईयर होती है कि प्रकाश के द्वारा, जो सूर्य का प्रकाश है उसके द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। सूर्य के प्रकाश ने एक साल में जितनी दूरी तय की उसको हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो आप कहेंगे कि प्रकाश के द्वारा, क्योंकि प्रकाश किसी का भी हो सेम स्पीड से चलेगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। सवाल आएगा कि एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, 1 लाइट ईयर कितना होता है? तो आपका उत्तर होगा कि भैया ये होता है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। इस तरह से सवाल पूछा जाएगा। देखो एक सबसे बड़ी बात, सवाल आता है कि बताओ प्रकाश वर्ष किस चीज का मात्रक है? एक सवाल। तो साथियों को लगता है कि इसमें ना वर्ष लगा हुआ है, तो ये ना समय का मात्रक होगा, साल का मात्रक होगा, लेकिन नहीं, प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक। याद रखेंगे। तो सवाल ये भी आएगा कि बताओ प्रकाश वर्ष किस चीज का मात्रक है? तो आप कहोगे कि भाई प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है, यानी कि दिस इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। क्लियर?
नोट हो जाए तो फटाफट से थम्स अप करना, फिर एक और शानदार से मात्रक पे मैं आपको लेकर चलूंगा, मजा आ जाएगा। सर प्रकाश क्या है? अरे यार, बचपन से जिसके बीच में रहते हुए तुम्हारे सूर्य की रोशनी हमारे यहाँ प्रकाश के रूप में आती है, ये लाइटें जल रही हैं, इनसे जो भी निकल रहा है ये सब प्रकाश ही तो है। ये एक साधारण भाषा में हो गया। अब अगर आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन पूछना चाहते हैं तो प्रकाश एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है जो फोटोन से मिलकर बनी होती है। और प्रकाश मजे की बात है, दोनों तरह की प्रकृति व्यक्त करता है, कण की प्रकृति भी, तरंग की प्रकृति भी। अगर हाई स्पीड में देखोगे तो तरंग की प्रकृति है, लो स्पीड में देखोगे, रेस्ट पोजीशन में देखोगे तो पार्टिकल की प्रकृति है। अब ऐसे तो और आगे जाना चाहोगे, कितनी आगे चले जाओ, तुम्हारी मर्जी है। किस स्तर पे आप समझना चाहते हैं ये डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, -11 कैसे किया, उस चीज से कोई सवाल नहीं आएगा। देखो जिन चीजों को मैं समझाने के लिए लिखा करूं उन पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो। मतलब समझ में आ जाए तो भी ठीक है, ना तो फिर डायरेक्टली फैक्ट याद रखो। आपके पेपर में ये सवाल आएगा कि एक खगोलीय मात्रक कितने के बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, और एक तीसरी यूनिट और आएगी जिसको हम बोलते हैं पारसेक। पारसेक। अब पारसेक से कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि पारसेक होता क्या है ना। पारसेक से कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि पारसेक होता क्या है, तो हम डायरेक्टली पारसेक को याद ही रखेंगे और ना उसको समझना इतना आसान है। अब मैं पारसेक की पूरी कहानी लेके बैठूं उसमें आप सिर्फ कंफ्यूज होंगे। हमें देखो वैज्ञानिक नहीं बनना है, हमें अभी सिर्फ उतना करना है जितना हमारे पेपर के लिए जरूरी है। तो पारसेक का मतलब क्या होता है, एक पारसेक में आपसे पूछा जाएगा तो एक पारसेक में होते हैं 3 × 10⁻16 मीटर, ठीक है, ये हो गया पारसेक। अब देखो आपने एक सवाल, एक चीज देखो कि पावर किसकी सबसे ज्यादा है। यहाँ पावर है 11, अच्छा सॉरी माइनस नहीं आएगा, आजा भाई, सॉरी +11 आएगा, ठीक है, प्लीज इसको ठीक कर लेना, सॉरी। यहाँ पर पावर है 11, इसमें पावर है 15 और इसमें पावर है 16। तो जिसकी पावर सबसे ज्यादा होंगी, वो सबसे ज्यादा होगा। तो सवाल आएगा कि एक मतलब इन तीनों में सबसे बड़ा दूरी का मात्रक कौन है, या सभी में दूरी का मात्रक कौन होता है, तो सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। तो पारसेक से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फैक्ट है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, यानी कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस ये होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पारसेक। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। 15 में भी प्लस आएगा, हाँ प्लस ही तो लिखा है मैंने, 15 में तो प्लस ही लिखा है, माइनस लिखा ही नहीं है ना, उसमें गलती से माइनस हो गया था भाई, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो क्या पूछेगा आपसे, एक चीज वो पूछेगा कि बताओ एक लाइट ईयर में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। एक पारसेक में, पारसेक सबसे बड़ा है तो एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष, तो आप कहोगे एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे निकला है, बड़ी सीधी सी बात है यार। पारसेक में प्रकाश वर्ष को डिवाइड कर दो भाई, पारसेक कितना है, पारसेक है 3 × 10⁻16 और लाइट ईयर कितना है 9.46 × 10⁻15। इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पेपर में इतना समय हमारे पास होता भी नहीं है, तो इसलिए हम इसको सॉल्व तो नहीं करेंगे, सीधा हम याद रखेंगे भाई पारसेक में इतने लाइट ईयर होते हैं, ठीक है। हाँ अहमद बहुत अच्छा रहेगा, वैसे तो देखो क्लास के साथ ही नोट्स बनाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। थैंक यू बनवारी भाई, पढ़ाने का तरीका पसंद आया, थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं तो क्लास के साथ ही टाइम दे रहा हूँ ना, देखो बाकी जितना समय आप बाद में नोट्स बनाने में, इनको सजाने में लगाओ, उतना अच्छा उनको रिवाइज करने में लगाओ, उनको याद करने में लगाओ। सजाने सजने पे ज़्यादा ध्यान मत दो, 2 पेन लो सिर्फ, एक ब्लैक एक ब्लू, और लिखते हुए चले जाओ। सजाने को कोई नहीं पूछेगा, दिक्कत है कि सजाने से नुकसान ये है कि आप टाइम वेस्ट कर दोगे बहुत सारा। थम्स अप करिए भाई। जो स्टूडेंट फ्रेशर हैं उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, आपको तैयारी ऐसे करनी चाहिए, आप सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करो हर एक सब्जेक्ट के, उसके बाद जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, पहले एक बार कंसेप्ट क्लियर करो। कंसेप्ट के साथ साथ अगर प्रैक्टिस करते रहोगे बहुत अच्छा है, उसी टॉपिक की प्रैक्टिस करते रहो, और अगर बहुत अच्छा रहेगा उसी टॉपिक के मॉक टेस्ट लगाओ, टॉपिक वाइज। मतलब जैसे आपने आज यहाँ पढ़ा, मात्रक चैप्टर पढ़ लिया, तो मात्रक की ही प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस के साधन, अगर हमारे कोई प्रैक्टिस सेट चल रहे तो ठीक है, नहीं चल रहे तो आप एक काम करो, कोई बुक वगैरह देख लो, हमारी बुक्स हैं बहुत सारी, उनको आप उठा सकते हो। जैसे हमारी रेलवे विज्ञान की बुक है, उसमें सारे के सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन हैं, वहाँ से आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करें, देन आप मॉक लगाएं। 3 चीज़ हो गई, फिर रात को सोने से पहले हर चीज़ का रिवीजन करें, ये तमाम चीज़ें आपको करनी रहेंगी। ये एक तरीका होता है आपका पढ़ाई करने का, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारे पास 10 की घातों से बनने वाले घुमा का सवाल। अब कैसे भी सवाल आ सकता है, खगोलीय मात्रक क्या होता है, सीधे ये सवाल ही लिखवाए हैं मैंने आपको जो पेपर में पूछे जाते हैं, ये डायरेक्टली क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम मेजरमेंट यानी कि मापन, और मापन में हमने देखा 10 की घातें पढ़ ली, 10 की पावर्स पढ़ ली। अब एक अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है मापन चैप्टर में, जिसका नाम है मापक यंत्र। देखो किसी भी राशि को मापने के लिए एक तो मात्रक चाहिए और एक चाहिए हमें मापक यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे मुझे द्रव्यमान मापना है तो मुझे पता है मात्रक क्या है इसका, किलोग्राम, लेकिन उसको मापने के लिए तराजू तो चाहिए होगा। अरे तराजू से तो बताऊंगा कितना किलो है। तो राशियों को मापने के लिए हमें मापक यंत्रों की जरूरत होती है, और हमारे स्तर पे मापक यंत्र हर एक राशि का नहीं, लेकिन कुछ मापक यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब हम अगली चीज पढ़ेंगे मापक यंत्र। और मापक यंत्र क्या होते हैं, जो राशियों को मापने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इसकी डेफिनेशन तो लिखने की जरूरत नहीं होगी ना, इसकी डेफिनेशन कभी आएगी कि मापक यंत्र क्या होते हैं, ये तो समझने के लिए है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ने जा रहे हैं। देखिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं, जैसे ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ओडोमीटर। पहले सुनो सवाल कैसे आएगा, सवाल आएगा कि ओडोमीटर क्या मापता है। ओडोमीटर मापता है भाई वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी। अब ओडोमीटर सुनने में बड़ी तोप चीज लग रहा होगा, लेकिन ये कुछ नहीं है। अपने वाहनों में आपने बीच में एक इस तरह के नंबर चलते हुए देखे होंगे जिनसे हम किलोमीटर का पता लगा लेते हैं। जब आपका दोस्त आपकी बाइक मांग के ले जाता है तो आप फोटो खींच लेते हो, ओए इतने किलोमीटर पे दे रहा हूँ, तू लेके जावे 10 किलोमीटर को, घुमा के लावे 50 किलोमीटर, 10 से ज्यादा ना जाए, तो जिसका फोटो खींचते हो जिसको आप देखते हो वो ओडोमीटर ही तो है। तो सवाल आएगा कि ओडोमीटर क्या मापता है। ऑप्शन होंगे वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, या सवाल आएगा कि वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापा जाता है, तो आप कहेंगे ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। इस तरह से सवाल पूछा जाएगा। अब देखो ऐसे बहुत सारे मापक यंत्र हैं, और अगर आप इनको डायरेक्ट रट्टा मारोगे ना तो आप याद नहीं कर पाओगे, मिक्स कर दोगे। इसलिए मैंने कुछ ट्रिक इनके लिए बनाई है, आप उनको सुनना, आपको मजा आ जाएगा, यही के यही याद हो जाएंगे। सुनो, ओडोमीटर से याद रखोगे ऑडी कार, और मान लो एक रेस हो रही है कि कौन सी कार ज्यादा दूर जाएगी, उसमें ऑडी है, स्विफ्ट है, अल्टो कार खड़ी हुई है, तो डेफिनेटली देख के लग जाएगा कौन कार ज्यादा दूरी तक जाएगी, तो ज्यादा दूरी तक जाएगी कौन, ऑडी कार। अब मैं आपसे वादा कर रहा हूँ पेपर में आपको जैसे ही मिलेगा ऑडी कार, तो आप तुरंत याद रखोगे दूरी, ऑडी कार का संबंध किससे है, दूरी से है।
इनको तो रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं है, क्लास में याद हो जाएंगे। अब हम सबको ऐसे ही करेंगे, ठीक है? तो आप प्लीज इनको ना बाद में नोट कर लीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, इन सबको बाद में नोट कर लीजिएगा क्लास के बाद में, ठीक है? चलो, तो अभी पहले सुनते हुए चले जाओ। आता है सवाल अल्टीमीटर। अल्टीमीटर को कैसे याद रखोगे? देखो, आपके साथ हमेशा जरूर एक ऐसा आदमी होता है जो आपको बहुत सपोर्ट करता है, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो कोई पड़ोस के भाई हो, कुछ भी हो, तो हम कहते हैं बड़ा अल्टीमेट आदमी है ना। और ऐसा आदमी को हम चाहते हैं जिंदगी में, ये तो बेचारा बहुत ऊंचाइयों पर जाए, सबको सपोर्ट करता है। तो अल्टीमेट आदमी जिंदगी में ऊंचाइयों पर जाना चाहिए। मतलब अल्टीमीटर क्या मापता है? ऊंचाई मापता है। जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे, वैसे वैसे अल्टीमीटर की सुई बढ़ती चली जाएगी और वो बताता चला जाएगा कितनी हाइट पर आप हैं, ठीक है? आगे लेक्टोमीटर। देखो, जिस हिसाब से शहर बढ़ते हुए जा रहे हैं, आप देखेंगे गांव की जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है, सबको मुआवजा मिल रहा है, कहीं एयरपोर्ट बन रहे हैं, कहीं कुछ बन रहे हैं, तो शहरीकरण बढ़ रहा है एक तरह से। इसका मतलब है कि लोग भैंस पालना बंद कर देंगे, क्योंकि गांव में संभव है भैंसे पालना, तो जब खेती की जमीन नहीं रह जाएंगी तो भैंसों को खिलाएंगे क्या? ऐसा हो भी रहा है। तो एक समय ऐसा हो जाएगा कि दूध की कीमत लाखों में पहुंच जाएगी। तो हम कहते हैं यार, लैख का मतलब है लाख। लाख किसकी कीमत पहुंच जाएगी? दूध की। दूध की कीमत किस में पहुंच जाएगी? लाखों में पहुंच जाएगी। देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा कि लैक्टोमीटर से संबंधित, दूध से संबंधित 3 चीज आ जाएंगी कि दूध की शुद्धता या दूध का घनत्व, कुछ भी नहीं। दूध से संबंधित केवल एक ऑप्शन होता है, तो आपको दिख जाएगा लैक्टोमीटर मतलब दूध, बस खत्म। तो लैक्टोमीटर, आपको ये भी नहीं याद रखना कि दूध की शुद्धता, सिर्फ आप इतना याद रखो लैक्टोमीटर मतलब लाख, लाख का मतलब दूध से है। ऑप्शन देख लेना दूध वाला कौन सा है, क्लियर? अच्छा, आगे हाइड्रोमीटर। हाइड्रो मतलब हाइड्रो। अरे भैया किससे डरूं? अरे भाई तरल पदार्थों से डरो। क्यों डरे तरल पदार्थों से भाई बहनों? तरल पदार्थ जैसे कि पानी ला देगा सुनामी, तो तरल पदार्थ जो है वो बहुत खतरनाक होते हैं। तो भाई तरल पदार्थों से हाइड्रो किससे? तरल पदार्थों से, है ना? इंग्लिश वाले भी चाहे ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर इंग्लिश में तो देखो ट्रिक नहीं है, हिंदी में ट्रिक संभव है। हाइड्रो किससे? तरल पदार्थों से। आगे हाई ग्रो। देखो, ये 2 चीजें, एक तो है हाइड्रो, एक है हाई ग्रो। देखो, मान के चलो आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, आप और आपका दोस्त, ये आप हैं और इधर की साइड ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ये बेचारा आपका दोस्त है, बड़ा परेशान है, क्योंकि इधर की साइड पहाड़ के दूसरी साइड आ रही है गर्म हवा, आप हटाई रखी है। तो मुझे बताओ, ज्यादा पहाड़ पे ऊंचा कौन चढ़ जाएगा? जिसको ठंडी ठंडी हवा मिलेगी। हाई कौन ग्रो करेगा? इसको ठंडी ठंडी हवा मिलेगी। ठंडी हवा को बोलते हैं आर्द्र हवा, ह्यूमिड एयर। तो आर्द्र हवा जिसको मिल रही है वो हाई ग्रो करेगा, जिसको आर्द्र हवा मिल रही है वो हाई ग्रो करेगा, ठीक है? अच्छा, आगे बैरोमीटर। बैरी माने होते हैं शत्रु। तुम्हें हमेशा दबाने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? तुम्हारे शत्रु ही तो करते हैं। तुम्हारे शत्रु तुम्हें दबाने का काम करते हैं। जरा सा उभरते हुए देखेंगे नहीं, फिर कुछ ना कुछ करने की तलाश में लगे रहते हैं, षड्यंत्र बुने जाते हैं। तो आप याद रखोगे, जब भी शब्द आएगा बैरो, बैरी दबाने का काम करते हैं। तो बैरोमीटर मापता है, बैरोमीटर क्या मापता है? वायुमंडलीय दाब। अगला सवाल है सेक्सटेंट। देखो, मैं इस शब्द का मतलब सक्सेस निकालता हूं। सक्सेस, SUCCESS। आज तुम मेहनत कर रहे हो, दिन रात पढ़ रहे हो, कोई नहीं देखेगा, लेकिन जैसे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, अरे हमें तो पता हो यार, या के ना ग्रह नक्षत्र ऊंचाई पे हैं, तब भगवान की सीधी नजर ही नहीं, तो इनके जैसे हमने खूब देखे डोलते हुए, घूमते हुए। तो जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो लोग कहेंगे इसके तो ग्रह नक्षत्र ऊंचाइयों पर थे। तो ग्रहों की ऊंचाई जानने के लिए हम सेक्सटेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, ये उम्मीद मत करना कि इसको ये बताओ कि ये कैसे काम करता है, उससे ना कभी सवाल पूछा जाएगा, ना हमारे स्तर की चीज है। मुझे समझाने में इस बात से भी कोई आपत्ति नहीं है कि सवाल पेपर में पूछा जाए ना पूछा जाए, लेकिन हमारे स्तर की ही चीज नहीं है, ये वैज्ञानिकों वाली चीजें हैं, तो मुश्किल हो जाएगा ये तो थोड़ा सा उसको समझ पाना। बट हमारे स्तर पे यही सवाल आएगा कि भाई ग्रहों की ऊंचाई को जानने के लिए सेक्सटेंट का इस्तेमाल करते हैं। थर्मामीटर क्या मापता है? अब दुनिया जहां जानता है कि भाई ताप मापता है थर्मोमीटर आपका, लेकिन ये बात याद रखना कि थर्मोमीटर जो है लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान मापता है, 250 से 300 लगभग। ये विज्ञान की भाषा में छोटे ताप कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े ताप विज्ञान की भाषा में होते हैं 800 केल्विन, 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, या 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये ज्यादा बड़े ताप हैं। 200, 250, 300 छोटा मोटा ताप है। तो याद रखेंगे कि छोटे तापमान मापने के लिए इस्तेमाल होता है। देखो, लगे हाथों में एक और डिवाइस यहीं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, वो थोड़ी आगे आएगी, बट उसको मैं चाहूंगा कि यहीं हम क्लियर करें। तो थर्मोमीटर के अलावा, थर्मोमीटर तो छोटे ताप मापता है, बड़े ताप मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पायरोमीटर का। पायरोमीटर मापता है उच्च तापमान, और कितने उच्च तापमान? लगभग 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक के। कोविड के समय में आपने इसे खूब देखा होगा। इसकी खासियत ये भी है कि ये बड़े तापमान मापता है, साथ में दूरी से तापमान माप देता है। जैसे थर्मोमीटर को तो टच करना पड़ता है टंग के नीचे, अंडर आर्म्स में, लेकिन इसको हम दूरी से रखेंगे तो ही सीधे तापमान माप देता है, ठीक है? अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, अगर आपने पायरो शब्द का मतलब इंग्लिश में कभी पढ़ा हो, तो पायरो शब्द का मतलब ही तापमान से है। और कभी पेपर में ना, मजे की बात, मैं तो आपको समझा भी रहा हूं इतना कि छोटे बड़े ताप, पेपर में कभी ये नहीं पूछा जाता कि छोटे तापमान मापता है बड़े तापमान मापता है, सिर्फ आएगा पायरोमीटर का संबंध किससे है? ताप से है, दाब से है, आयतन से है, घनत्व से है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी। आप कह दोगे भैया जी पायरोमीटर हाई टेम्परेचर या टेम्परेचर मापता है, बट ये हम अपने लिए याद रखेंगे। लेकिन क्या ये सूर्य का तापमान माप सकता है? देखो, सूर्य का तापमान लगभग 5000 केल्विन के आसपास होता है, और अगर आप इसे डिग्री सेंटीग्रेड में देखेंगे तो तकरीबन ये 4800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 4750 से 4800 के आसपास रहता है सूर्य का तापमान। अब सूर्य के ताप, अगर तुम इसको सूर्य के पास ले भी गए ना, ये चौड़ के कह भी दे मैं नाप दूंगा सूर्य का ताप, तुम पहुंच गए, तुम्हें गर्मी लगने लगेगी, सूर्य से हजारों लाखों किलोमीटर पहले बहुत गर्मी लगेगी तुम्हें। तुम कहो भैया काम करो, ये कहेंगे भैया मैं तो इतनी दूरी पर काम कर सकूं, तुम गलती से इतनी दूरी पर चली भी गए तो कहानी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी भी इसकी राख बन जाओगे। तो हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो बहुत दूरी से तापमान माप सके। तो सूर्य के तापमान को मापने के लिए हम एक स्पेशल डिवाइस बनाते हैं, एक स्पेशल उपकरण बनाते हैं, जिसका नाम है भैया ये पायरो हेलियोमीटर। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे, देखिए पायरो का अर्थ है ताप यानी कि टेम्परेचर, हेलियो शब्द का मतलब ही जहां पर भी हेलियो लगे, जैसे आपने सुना होगा हीलियम गैस, हेलियो से हीलियम बनी है, हीलियम गैस सूर्य में सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसके कारण ही सूर्य की रोशनी बनती है। हेलियो शब्द का मतलब ही सूर्य से होता है। तो पायरो का मतलब तापमान और हेलियो का मतलब है सूर्य, और मीटर माने मापना। तो सूर्य का तापमान मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्पेशल डिवाइस है आपकी, जिसका नाम है पायरो हेलियोमीटर। उच्च नहीं, है स्पेशली सूर्य के तापमान के लिए बनाई जाती है। और किसी का तापमान माप सकते हैं क्या? भाई क्या जरूरत है यार, जब मान लो 250 डिग्री सेंटीग्रेड मापना है तो इसको एक बार यूज करने में लाखों का खर्चा आता है, मान लो, तो मैं क्यों इसको यूज करूंगा छोटा सा टेम्परेचर मापने में, जो मेरा थर्मोमीटर 100 रुपये का कर दे रहा है, तो नहीं करेंगे ना हम इसको, ठीक है? चलो, तो ये हमें तीनों तरह के तापमान मापने के यंत्र पता लगे। छोटे तापमान के लिए थर्मोमीटर, पायरोमीटर थोड़े बड़े तापमान, और बहुत उच्च तापमान जैसे सूर्य का तो हम पायरो हेलियोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। अगला आता है मैनोमीटर। देखो, आपका एक दोस्त
आपने बुला लिया, आजा मूली के पराठे बने, प्रिय दोस्त है लेकिन भुक्का एक नंबर, आएगा 4 पराठे दबा देगा, फिर गैस छोड़ रहा है, तुम कहोगे तेरे यार तेने तो गैस छोड़ दी, तो कैसे कहेगा मैंने ना छोड़ी है भैया, मैंने नहीं छोड़ी है गैस, मैं क्यों गैस छोड़ूंगा। तो मैनोमीटर क्या मापता है, गैसों का दाब मापता है। देखो पीछे हमने बैरोमीटर भी गैसों के लिए पढ़ा था, लेकिन शत्रु जो है आपको दबाते हैं आसपास से, मतलब ये मान लो आसपास से दबाते हैं, वातावरण के शत्रु दबाते हैं। तो जो बैरोमीटर था ना वो वातावरण का तापमान मापता है, बैरोमीटर जो है वो वायुमंडल का दाब मापता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है। तो ये कह दो वायुमंडल का मतलब आसपास के शत्रु आपको दबाते हैं, ठीक है। बाकी मैनोमीटर जो है वो गैसों का दाब मापता है कि भैया मैंने ना छोड़ी यार गैस, गैस कौन सी हो सकती है, कोई सी भी, हाइड्रोजन नाइट्रोजन कुछ भी, कैसी भी गैस, लेकिन बैरोमीटर स्पेशली वायुमंडल गैस को मापता है, यानी कि आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है बस, ठीक है। चलो अगला गैल्वेनोमीटर। भैया मैंने कहा गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर से क्या मापोगे, इन्होंने कहा कुछ नहीं, इन्होंने कह दिया कुछ नहीं मापेंगे। मैंने कहा यार क्यों, उन्होंने कहा मापेंगे नहीं, हम केवल पता लगाएंगे कि किस जगह पर धारा है या नहीं है। तो आप ऐसे याद रखो कि एक गली है और गली में से पानी की धारा बह रही है, गली में से पानी की धारा बह रही है। तो गैल्वेनोमीटर का संबंध धारा को माप, बस यहां याद रखना कि यह धारा को मापता नहीं है, ये केवल पता लगाता है। गैल्वेनोमीटर केवल धारा का पता लगाता है, विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है, प्रेजेंस ऑफ करंट बताता है। अब आप कहो यार इसका इस्तेमाल क्या होगा दुनिया में, देखो इसका इस्तेमाल दुनिया में ये होगा कि जैसे मान के चलिए आपका फोन खराब हो गया, तो मिस्त्री जो है वो ये चेक करना चाहता है, मान लो 3 उपकरण इसमें लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, तो मिस्त्री साहब ये चेक करना चाहते हैं कि इनमें खराब कौन सा है। तो वो क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर में से यहाँ 2 तार निकलते हैं, एक यहाँ से निकलता है, एक यहाँ से, तो इसके एक तार को यहाँ लगाएंगे, एक को यहाँ लगाएंगे। अगर धारा बह रही है तो इसकी सुई जो टक से घूम जाएगी, अगर यहाँ लगाने पर धारा बही, सुई टक से घूम जाएगी, बट यहाँ लगाने पर धारा नहीं बही तो सुई नहीं घूमेगी। इसका मतलब मिस्त्री साहब समझ जाएंगे अच्छा इसमें गड़बड़ है। तो देखो यहाँ मिस्त्री साहब का उद्देश्य ये है भी नहीं कि वो ये पता लगाएं कि धारा का अमाउंट कितना है, मतलब कितनी मात्रा है धारा की, सिर्फ वो ये पता लगाना चाहते हैं धारा है या नहीं है। अब तुम कहोगे पता लगा देखो, तो क्या हो जाएगा, पता लगाने के लिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें लगानी पड़ेंगी जो इसकी कीमत को बढ़ा देगा, तो ये सस्ता आता है, पैसे हमारे कम खर्च हो रहे हैं, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जहां सिर्फ धारा पता लगानी है मैं वहां पे क्यों महंगा खरीद के लाऊंगा, सस्ता खरीद के लाऊंगा, ये हमारा काम कर देगा। लेकिन अगर आप चाहोगे नहीं भैया फिर वो बताओ पता कौन लगाए, मापेगा कौन धारा को, ये तो चलो पता लगा रहा है भाई, मैं फिर से कह रहा हूं आप इसको गलत करते हो, बहुत सारे साथी गलत करते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है कि गैल्वेनोमीटर धारा को मापता है, ये मेजर करता है, नहीं ये पता लगाता है। बी ऑप्शन को देखना फिर मिलेगा तुम्हें, पता लगाता है, मतलब बी सी या डी हो सकता है, ए भी हो, बट मैं समझाना चाह रहा हूं कि वो आपको जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करना है। आगे फिर धारा को मापता कौन है भाई, मापने के लिए आपने इस्तेमाल किया है एमीटर का, मापने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे याद रख लो कि गली में धारा बह रही है, आप इसको माप नहीं पा रहे, केवल देख रहे हैं बस। आप अपनी अम्मा जी के पास गए, अम्मा जी से आपने कहा अम्मा जी से कैसे मापें, तो अम्मा जी ने कहा कि बेटा, उन्होंने आपको धारा मापने का तरीका बताया। तो अम्मा जी कौन है, एमीटर। अम्मा जी ने धारा को मापने का तरीका बताया, जबकि आप गली में खड़े खड़े चुप बस धारा को देख रहे थे बहते हुए, आप बस देख पा रहे थे, देख रहे थे कि है धारा या नहीं है, नाप नहीं पा रहे थे, और मापने का तरीका किसने बताया, अम्मा जी ने बताया, ठीक है। तो अमीटर क्या है आपका, धारा को मापेगा। आगे वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापेगा, जिसको हिंदी में हम विभवांतर भी कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे धारा के बारे में, वोल्टेज के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हम। तो वोल्ट मीटर क्या मापता है, आपका वोल्टेज मापता है। देखो एक बार आप मेरी क्लास को चाहे तो बस दोबारा सुन लेना, या मुझे लगता है इसी में काम हो जाएगा, आपको शायद खुद पर भी इतना भरोसा नहीं होगा जितना सच में इससे आउटपुट निकल के आएगा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा याद नहीं रहेगा, तुम एक बार ना बस पीडीएफ को देखना, तुम्हें मेरा हर एक शब्द याद आता चला जाएगा। अच्छा गली में खड़े हुए धारा को देख रहे हैं, अम्मा जी ने नापने का तरीका बताया, सब कुछ एज इट इज याद आता चला जाएगा। पढ़ाई जनरल बोलचाल की भाषा में हमें जल्दी याद हो जाती है, क्योंकि वो शब्द साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में फिट होते हैं किसी ना किसी वे में, ठीक है। चलो आगे जायरोस्कोप। एक रिश्तेदार आपका जब भी आपके घर आता है आपको पढ़ते हुए देखता है, तो वो क्या कह रहा है, अरे भैया कितना पढ़ेगा यार, जा जा थोड़ा थोड़ा बहुत यारों के साथ घूम के आ यार, भाई जा यारों के साथ घूम के आ। तो जायरोस्कोप क्या मापता है, जायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति का अध्ययन करता है, जायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति का अध्ययन करता है, ठीक है। आगे सीस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापता है, सीस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापता है। देखो आपने सुना होगा जैसे भूकंप आता है ना, तो उससे पहले न्यूज़ चैनलों पे भूकंप आ जाएगा, ओ भाई आज यहाँ हो गया भूकंप से तबाही इतनी होगी, बताएंगे इतनी। तो वो बताते हैं कि 6.8 तीव्रता का भूकंप आया, 9 तीव्रता का भूकंप आया। तो इस बात को किसने मापा, इस बात को मापने के लिए मापक यंत्र है हमारे पास सीस्मोग्राफ। लेकिन यहां पर आप एक ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर सवाल है कि भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है, और ऑप्शन ए हो सीस्मोग्राफ, और ऑप्शन बी अगर वो रिएक्टर दे दे, अगर ऑप्शन बी रिएक्टर दे दे, तो रिएक्टर जो है ना वो तो मात्रक है, वो क्या है, यूनिट, और ये क्या है, ये है मशीन। जैसे आप अपना वजन मापते हो, तो वजन किससे मापोगे भाई, वजन मापने के लिए आप, तराजू एक मशीन है और किलोग्राम उसका मात्रक है, तो ये चीज किलोग्राम हो गई और ये चीज आपका तराजू हो गई। आगे बात समझना। तो जब भी भूकंप की तीव्रता पूछी जाती है तो ऑप्शन आपको रिएक्टर जरूर देगा, रिएक्टर 100% मिलेगा, और भूकंप का संबंध हमें रिएक्टर से लगता है। लेकिन हम अच्छे से याद करें तो वो रिएक्टर कोई मशीन नहीं है, रिएक्टर तो एक मात्रक है। इसकी मशीन कौन सी है, मशीन है आपकी सीस्मोग्राफ। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई अनुराग, मजा आ रहा है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एनीमोमीटर क्या मापता है। देखिए एनीमोमीटर क्या है, आपको याद होगा, शायद आप उस जनरेशन से बिल्कुल होंगे कि जब संडे के दिन शक्तिमान आया करता था, लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती थी कि ये जो छत पे एंटीना लगा है ना, हवा की गति की वजह से, हवा चलने की वजह से, आंधी वांधी की वजह से गड़बड़ हो जाया करता था। तो एक भाई बैठेगा टीवी के सामने, एक भाई आपका आंगन में बैठता खड़ा हो जाता था, और एक भाई छत पे या कोई दोस्त छत पे एंटीना ठीक कर रहा होता था, ये इसको हिला डुलाया करता था, और जैसे यहाँ ठीक चित्र आ जाते थे ये कहता था रोक दे, ये कहता था रोक दे। अब कैसे याद रखोगे, वायु की गति जो थी ना हमारे एंटीना की सेटिंग को बिगाड़ देती थी, वायु की गति हमारे एंटीना की सेटिंग को बिगाड़ दिया करती थी। तो अब मैं 100% आपसे कह रहा हूँ ना, आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ये सेट हो गया, यहाँ आपके पास से सेट हो गया, कभी नहीं भूलोगे। पेपर में आएगा एनीमोमीटर, एंटीना, हवा, सीधी याद आ जाएगी। क्या क्या दिन थे ना वो सर, आपने पुराने दिन
याद दिला दिया भाई। मतलब मुझे नहीं लगता कि वो दिन, वो जनरेशन का टाइम अब कभी लौट के आएगा। अब तो मैं देखता हूँ कि सब बच्चे फोनों में बिजी हो गए हैं। हालांकि मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ, इसको टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ भाई, परिवर्तन संसार का नियम है। लेकिन मतलब हम लोगों ने, आप लोगों ने वो जो एक दिन देखे, शायद उनके जितना आनंद या तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने उसको आनंद को लिया हुआ है। हो सकता है आज के बच्चे ये कहें कि यार पता नहीं क्या पहले के लोग फर्जी गेम खेला करते थे, जुराब में उल्टे पुल्टे कपड़े भर लिए, स्पेशली गांव वाले बस उन्हीं को गांठ मार मार के एक दूसरे की पीठ में मार रहे हैं, या साइकिल के टायर का निकलने का इंतजार किया करते थे। जैसे टायर मिल जाए तो समझ लो खजाना मिल गया, लड़ाई हो जाया करती थी। अब यार पता नहीं तुम कहोगे मास्टर कैसी बात बता रहा है, मुझे नहीं पता तुमने किए हैं कि नहीं किए हैं। लेकिन पुरानी जो चप्पलें हुआ करती थी ना, खराब जाया करती थी, उनको काट काट के उनके पहिए बना के और डंडी में फिट कर करके हम उनकी भी गाड़ी बना बना के घुमा करते थे। पता नहीं तुमने किए होंगे नहीं किए होंगे। तो ये तमाम जो पुराने समय का एंजॉय था, और इन चीज़ों से एक इनडायरेक्ट फायदा ये भी होता था कि सब लोग मिलजुल के खेलते थे, तो सभी के अंदर बचपन से ही एक अच्छी भावनाएं पैदा होती थी। बट अभी वैसे ही इतने ज़्यादा टेंस माहौल रहता है हर जगह। मैं तो गाँव में भी देखता हूँ, इतना ज़्यादा तनावपूर्ण माहौल रहता है, कोई किसी की सफलता से खुश नहीं है, जबकि हो कुछ नहीं सकता उससे। अरे कोई सफल हो रहा है, आप रोक भी क्या सकते हो उसको। और बात ये नहीं है रोकना है ही क्यों, अरे अपने लिए सफल हो रहा है, आपको थोड़ा ना नुकसान पहुंचाएगा वो। अच्छा है, उसकी सफलता में खुशी एंजॉय करो, आप अपने लिए सफल हो जाओ। लेकिन पता नहीं क्यों एक अलग ही मतलब पारस्परिक द्वेष सा बन गया है। आप मोटरसाइकिल भी ले आए तो बस पड़ोसी को दिक्कत ही उसमें हो जाती है। मतलब मैं सोचता हूँ क्या जरूरत है उस चीज़ की। तो सिर्फ हमारी ये साइकोलॉजी है, उसके पास चाहे पहले से गाड़ी है बट आप मोटरसाइकिल ले आए, उसको बड़ी समस्या है। तो अगर आप इस पर कभी बैठ के सोचें, आप पाएंगे यार आपके मोटरसाइकिल लाने से आप उससे बड़ी चीज़ तो नहीं ले आए, और बड़ी चीज़ भी ले आते तो भी क्या दिक्कत थी। चल तो वो भी है, चल तुम भी रहे हो, जितना तुमने मेहनत की उस हिसाब से तुम्हें मिला, जितना उसने किया उस हिसाब से तुम्हें मिला। तो ये सिर्फ हमारी साइकोलॉजी एक ऐसी बन चुकी है, एक हमारे अंदर मतलब एक हमारी व्यवस्था ऐसी बन चुकी है, मनोविज्ञान ऐसा हो चुका है कि बस हमारे अंदर उल्टी पुल्टी चीजें एक दूसरे को लेकर चलती रहती हैं। जबकि उन चीज़ों से कभी कोई फर्क अगर हम इंडिविजुअल पे देखें तो कभी नहीं पड़ेगा। अगर मुझे पसंद है दाल रोटी खाना, तो मैं क्यों पनीर खाने वाले से तुलना करूंगा, मुझे अच्छा उसी में लगता है। या मुझे पनीर खाना पसंद है तो क्यों मैं दाल रोटी खाने वाले को गरीब समझूंगा, वो तो सबकी अपनी एक मर्जी है। लेकिन बस एक आपसी भेड़ चाल जो बन चुकी है। देखिए सवाल क्या कह रहा है आगे, फेदोमीटर क्या मापता है भाई। देखो फेदोमीटर का मतलब क्या है, पैसे याद रखो कि जैसे जैसे आप समुद्र की गहराइयों में जाओगे ना, आपका दम घुटने लगेगा। दम यहाँ से याद रखोगे, दैमों से याद रखोगे, दम घुटने लगेगा। तो फेदोमीटर जो है वो समुद्र की गहराई मापता है। समुद्र की गहराइयों में जाने पर आपका दम घुटना शुरू हो जाएगा। आगे स्फिग्मोमेनोमीटर, ये होता है स्फिग्मोमेनोमीटर। ये अबे ये नहीं भैया, ये स्फिग्मोमेनोमीटर है। स्फिग्मोमेनोमीटर, तो स्फिग्मोमेनोमीटर क्या मापता है, ब्लड का प्रेशर मापता है, रक्त का चाप मापता है। आपकी बॉडी में एक ब्लड पंप करने का 120 उसकी भी एक यूनिट होती है, हम आधा ही बोलते हैं उसको, और ब्लड के वापस आने की 80 mm ऑफ Hg ये प्रेशर होना चाहिए। चलो खैर उस बात से कोई मतलब नहीं है, ये तो आपका बायोलॉजी का पार्ट हो जाएगा। तो उस बात को कौन मापता है, स्फिग्मोमेनोमीटर मापता है। ठीक है, ये नॉर्मली याद ही हो जाएगा, इतना बड़ा सा वैसे ही है, इससे जुड़ जाएगा हमारा ब्लड का प्रेशर, रक्त का चाप। पॉलीग्राफ, भाई जिसकी खुल गई पोल, उसका मतलब क्या है, उसकी झूठ का पता लग गया। जिसकी पोल खुल गई जिसकी पोल खुल गई उसकी झूठ का पता लग गया। तो पोल खुलने पर क्या पता लग जाता है, झूठ का पता लग जाता है। बोलोमीटर, हमारी एक आदत है, जैसे ही मौसम में तापमान में परिवर्तन होता है, जैसे अभी गर्मी आई तो हम अपने दोस्तों से कहेंगे बहुत गर्मी है यार आज तो, अब हल्की हल्की सर्दी आनी शुरू होंगी जैसे अक्टूबर के आसपास, तो हम फिर बोलना शुरू करेंगे अपने दोस्तों से, आ तो यार हल्की सी ठंड बढ़ी है, या जैसे किसी दिन बारिश हो जाए, आ तो ना यार मौसम में गर्मी, या जैसे किसी दिन गर्मी हो जाए, आ तो बहुत गर्मी है यार, है। तो बोलोमीटर हम बोलना शुरू कर देते हैं जैसे ही तापमान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे देखो टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या मापता है, ये मापता है आरपीएम। भैया आरपीएम क्या बवाल है, या तो पेपर में आरपीएम ही देगा, या इंग्लिश वालों को तो देगा रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि चक्कर प्रति मिनट। इंग्लिश वालों को या तो ये देगा चक्कर प्रति मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, ये क्या है कि किसी भी गोल घूमने वाली चीज में, किसी भी गोल घूमने वाली चीज ने 1 मिनट में कितने चक्कर लगाए, इस बात को हम किससे मापते हैं, टैकोमीटर से मापते हैं। किसी भी गोल घूमने वाली चीज ने 1 मिनट में कितने चक्कर लगाए, इस चीज को हम किससे मापते हैं, टैकोमीटर से। देखो ये एक मशीन है, जैसे कोई पहिया है घूम रहा है, तो उस पहिए से, पहिए के बीच में यहाँ ये पहिया ना पूरा जैसे जैसे घूम रहा है, तो यहाँ पर रिम जो होता है उसमें अटैच कर दो इसको, जैसे जैसे पहिया घूमेगा वैसे वैसे ये घूमेगा, ये इसमें घूमती है और घूमने से यहाँ पता लगा देगी आपको कि कितने मीटर, कितने चक्कर ये 1 मिनट में लगा रहा है। तो टैकोमीटर क्या मापता है, रेवोल्यूशन पर मिनट मापता है। ठीक है भैया जी, मैं जो हूँ वैसे तो जिला मेरा बुलंदशहर है, यूपी का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर है मेरा, बट हमारा जो गांव है बिल्कुल गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ है। मतलब बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का लास्ट गांव है, गौतम बुद्ध नगर गांव से बिल्कुल लगा हुआ, मतलब जहां हम रहते हैं अभी नोएडा, सॉरी ग्रेटर नोएडा में लगभग मान सकते हो आप। चलो अगला सवाल है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या मापता है, तो क्रोनोमीटर ठीक ठीक समय का पता लगाता है कहाँ, जहाजों में। क्योंकि आजकल जितनी घड़ियां हैं सब जीपीएस वगैरह से चलती हैं, लेकिन पहले जीपीएस वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो स्पेशली समुद्रों के लिए हम जो घड़ी लेकर जाया करते थे वो हुआ करती थी क्रोनोमीटर। हालांकि इसका कोई इस्तेमाल नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी अब ये सवाल यहाँ से बनता है, कोई इसका वैसे जनरल कोई इस्तेमाल नहीं है। अगली डिवाइस है आपकी पेरिस्कोप। देखो पेरिस्कोप क्या करती है, पनडुब्बियां जो होती है ना वो समुद्र में नीचे होती है 1 किलोमीटर नीचे, तो मान के चलो आपको ऊपर का नजारा देखना है कि चल क्या रहा है ऊपर, वैसा थोड़ी आप बोलोगे हरीश भैया यार ऊपर देख के आओ, अब हरीश भैया 1 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं, और जैसे ही पता चला मुंडी बाहर करी टक से गोली हाथ सी, क्योंकि आप दूसरे देश की सीमा में थे। तो सुरक्षा दृष्टि से हम ऐसा नहीं करते हैं, ऐसे मानो सिंपल कि एक पाइप लगी होती है, उसमें कैमरा होता है, नीचे से पाइप को ऊपर लेकर हम आते हैं और टुंग ऊपर घुमा के एक बार देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। तो ये होता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का संबंध है पनडुब्बी, ऐसे याद रख लो कि पैसे पैरी है और पैसे पनडुब्बी है, वैसे ये जनरल है, याद हो जाएगा, इतनी कहानी से याद हो जाता है। ठीक है, तो पेरिस्कोप का संबंध किससे है भैया जी, पनडुब्बी से है। यहां तक हो गए आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सारे के सारे उपकरण, ये मापक यंत्र हैं। अब ना आप एक बार इनको बस पीडीएफ को देख लेना, नजर मार लेना, आपको कुछ लगेगा ही नहीं कि इसमें आपको कुछ याद नहीं है, सारी की सारी चीजें बढ़िया से याद हो जाएंगी। अगर आप थम्स अप कर दें कि ठीक है भैया यहाँ तक ओके है, तो मैं आपको एक अगले मुद्दे पर लेकर चलूं, और अगला मुद्दा है जिसका नाम है डायमेंशन यानी कि विमा। इस मुद्दे का नाम है डायमेंशन यानी कि विमा। अगर आप फटाफट थम्स अप करें तो फिर मैं आपको विमा सिखाऊं। देखो ये ना, ठीक है, अब देखो विमा, पहली चीज तो मात्रक आपके लिए बड़ी टेंशन वाली चीज होती है कि भैया मेरे को ना यार मात्रक समझ में नहीं आता। मैं 1 सेकंड के लिए गायब हो गया हूं, एक पेज लगाया हरीश भैया, तो सुनते रहो।
पहले तो मात्रकों का बड़ा झंझट रहता है कि यार मेरे को ना मात्रक याद नहीं होते, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आज के बाद आपको मात्रक रटने नहीं पड़ेंगे। कल हमने समझा रहा है इस बात को कि जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे हम वैसे वैसे राशियां पढ़ेंगे और वैसे वैसे उनके मात्रक यानी कि यूनिट्स पढ़ेंगे। अब एक अगली समस्या और बनती है विमा। ये तो कभी समझ में नहीं आई आपके, या भैया मैंने तो बहुत रट लिया, वही एम एल टी, कभी एम की पावर 1 एल की 2 टी की 1, यही घूम फिर के आता रहता है और इन्होंने मुझे कर दिया परेशान। देखो मैं आप सभी से वादा कर रहा हूँ कि विमा आज के बाद आप सभी के लिए बिल्कुल हलवा हो जाएंगी, बिल्कुल आसान हो जाएंगी। लेकिन उसके बदले आप सभी से भी एक मैं प्रॉमिस चाहूंगा कि आपको मैं जितना कहूं बस उतना करना है। याद मैं करा दूंगा पेपर में, आप ठीक कराओगे अगर आई तो। हालांकि विमा के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट पूछ लिया तो फिर एक अगर क्वेश्चन भी हमने गलत किया तो बहुत सारी भीड़ से हम पीछे हो जाते हैं आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हम हल्के में तो नहीं ले सकते। तो आपको बस एक प्रॉमिस करना है कि भैया आप जितना कहोगे हम उतना करेंगे। अगर आप इतना करने के लिए तैयार है तो शुरू हो जाइए। पहली उम्मीद मैं आपसे ये कर रहा हूं कि जहां तक हमने पढ़ लिया था, हमने देखो यहां तक पढ़ लिया था कि इनके सिंबल क्या होते हैं। ये चीज मैंने उस दिन छिपा दी थी, आज इसको रिवील करने का सही टाइम है। तो हमने ये सीखा था कि भाई यहां तक ठीक है, सब कुछ ओके है। अब देखो बस आपको सिर्फ एक चीज क्या याद करनी है, मुझसे कोई ये मत कहना कि विमा क्या होती है, यही बस आपको मुझसे प्रॉमिस करना, ये मत जानने की कोशिश करना विमा क्या होती है ना। पेपर में इस बात से सवाल आएगा, सिर्फ ये पूछेगा कि इसकी विमा क्या होती है, उतना हम कर लेंगे। देखो किलोग्राम जब भी दिखे, जब भी आपको मात्रक किलोग्राम दिखे और मात्रक हम बनाना सीख लेंगे, उसी से विमा सीखेंगे। ये मान के चलो अपने मन में कि हमें मात्रक बनाने आ गए, अब हम विमा बनाना सीख रहे हैं। तो अगर मात्रक है किलोग्राम, कहीं भी आप किलोग्राम लिखो तो उसकी जगह विमा में बस एम लिख देना। अगर आप मीटर लिखो तो एल लिख देना। एक बड़ा कंफ्यूजन क्या होगा, तुम एम की जगह एम लिखोगे, ये नहीं करना है, ठीक है। किलोग्राम की जगह एम लिखना है, मीटर की जगह एल लिखना है। क्यों? क्योंकि ये मास है और ये लेंथ है। अब इंग्लिश वालों को तो ठीक है, हिंदी वालों को गड़बड़ हो जाएगी, तो आप बस ऐसे याद रखो, किलोग्राम की जगह एम लिखूंगा, मीटर की जगह एल लिखूंगा, सेकंड की जगह टी लिखूंगा, एम्पियर की जगह ए ही लिखूंगा, केल्विन की जगह थीटा लिख दूंगा, एमओएल की जगह एमओएल लिखूंगा, सीडी की जगह सीडी लिख दूंगा। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तीनों है, इनको आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। चलो आपने कहा कि भैया ठीक है मैंने याद कर लिया, पहले तीन तो मैंने अच्छे से याद कर लिया। अब सुनो, मान के चलो आपसे पूछा जाए कि चाल की विमा बताइए, क्योंकि उसी को हमने अच्छे से पढ़ा है अभी तक। आपसे पूछा गया, सवाल आया कि चाल की विमा बताओ। अब तुम कहोगे देखो स्पीड का सबसे पहले तो मैं मात्रक बनाऊंगा, भाई चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि भैया जी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो हो गया इसका सूत्र, सूत्र से ही हम मात्रक बनाते हैं। मात्रक तक हमने बना लिया है, यहां तक की कहानी हम पहले ही कह चुके हैं कि भाई दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर और समय का हो जाएगा सेकंड, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड, या शॉर्ट में हम मीटर बटे सेकंड भी लिख देते हैं। बात आई मात्रक से विमा बनाने की, तो विमा जो है डायमेंशन जो है वो हमेशा मात्रक से ही बनेगी। और मीटर की जगह क्या लिखोगे तुम, एल, पीछे बताया मैंने आपको, और सेकंड की जगह टी लिखोगे। जैसे हम इसको कल तक ये लिख रहे थे कि भाई इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाता है, ऐसे ही इसको भी ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। जनरल तरीका ये होता है कि डब्बे में बंद करो, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम मत करो, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन ही तो लेना है हमें। तो कभी मैं ना भी डब्बे में बंद करूं उससे नंबर नहीं कटेगा। तो ये हो गया आपका एल टी माइनस 1। अब आप समझ गए होंगे कि सबसे अहम चीज क्या सीखना है, सूत्र, फिर मात्रक फिर विमा। एक साथ ही ये कह सकता है भैया ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप अपने आप को अभी के हिसाब से सोच रहे हैं, आप धीरे 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 चलेंगे तो आप अगर सच में मेहनत के साथ पढ़ेंगे, याद करते हुए पढ़ेंगे, सारी पिछली चीजें आपको याद रहेंगी, तो आपको ये फिंगर टिप्स पे होती हुई चली जाएगी। मतलब पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। भाई चाल का विमा आ गया, दूरी बटे समय, मीटर बटे सेकंड, एल टी माइनस 1, कहानी खत्म। वहीं की वहीं बना दोगे, क्या इसका मात्रक हो जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स एल टी माइनस 1, खत्म। तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बाकी प्रक्रिया यही रहेगी, प्रोसेस यही रहेगी। बस आपको यही याद रखना है कि मीटर की जगह एल लिखना है, समय की जगह टी लिख देना है, कहानी खत्म, ठीक है जी। चलो तो अब हम कल मिलेंगे। एक बेहतर और बढ़िया शानदार आज की क्लास हमारी रही। 2 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने मात्रकों को कवर कर लिया, उसके अलावा हमने यहाँ पे मापक यंत्रों को बहुत अच्छे से कवर किया। अब हम तीसरे चैप्टर पे चलेंगे, कल आपका वेग। भैया मैं फिर से आपसे एक सभी से रिक्वेस्ट हर दिन करूंगा कि आप जितना हम पढ़ते रहे उस सारे को रिवाइज करके आना। कल मेरी क्लास सिर्फ उनको समझ में आएगी जिन्होंने ये 3 क्लासेस को बहुत अच्छे से लिया होगा, क्योंकि ये आधार है पूरी फिजिक्स का। सारे लिखवा दो सर सुमित, जिस गर्त में आप डूबे हुए हो मैं वहां से आपको निकालने की कोशिश कर रहा हूं, आप फिर भी उसी में फंसे रहना चाहते हो। सारे पढ़ना सिर्फ आपका एक ये मतलब एक कहते हैं ना चाहत है, और एक गलत चाहत है। सारा पढ़ना सिर्फ कंफ्यूजन है। एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -2, एम की -1, एल की -1, टी की -2 कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे। जो तरीका आप बता रहा हूं ना मैं आपको, इनसे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। प्लीज इन पे क्वेश्चन मार्क लगा के अपनी चीजें मत शामिल करना, नहीं तो फिर जैसे उलझे हुआ तक वैसे उलझे रह जाओगे, ठीक है। चलिए कल मिलेंगे, अच्छे से बस रिवाइज जरूर करके आना। सारी पीछे की क्लासेस याद होनी चाहिए आपको, तब आप कल की क्लास में बैठना, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये 2 बेस चैप्टर थे, आधा चैप्टर थे, इनसे भी सवाल आते हैं और कल से हम अगले क्वेश्चन चैप्टर्स को तो करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।